नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं मैराथन के रूप में। इससे पहले हमने देखा था फिजिक्स वाला पोर्शन, नहीं देखा हो साइड में वीडियो मिल जाएगा। आज देखेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन, चैप्टर वाइज। ये क्वेश्चन लगभग 40 के करीब आपके होंगे। 44 प्रश्न से कंटिन्यू करते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है वो कैसा होता है? तो अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। बी वाला जो आपका ऑप्शन देख रहे हैं वो जो है वो सही हो जाएगा। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात कर देंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हर परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के n स्क्वायर के समानुपाती होता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? अपचयन, उपचयन, अपोपचय अभिक्रिया। ऑप्शन यहाँ पर अपचयन जो है वो सही होगा। रिडक्शन जिसको जो है वो कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझाया गया। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्व और यौगिकों के ऑक्सीकरण से संयोग के लिए होता है। पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम या बोरान? तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी जो होती है वो आपका लिथियम की होती है। पहला ऑप्शन सही होगा। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। उसमें एक सटीक माप प्रस्तुत की थी जिसके अकॉर्डिंग दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण होता है। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। तो जो पर विकल्प है उसमें लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 pm सर्वाधिक है। अन्य विकल्प बेरिलियम और बोरान की परमाणु त्रिज्या 112 pm और 87 pm है। फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है 348 पिकोमीटर और हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है 0.208 nm। अगला क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए इनमें से किस गैस का यूज किया जाता है? इथेन, एथिलीन, मेथिलीन? आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला या दूसरा। तो आंसर आप कहेंगे दूसरा यहाँ पर सही होगा। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है। रासायनिक सूत्र C2H4 होता है और फल पक जाते हैं। एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन? तो आंसर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो सही होगा। जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2। इमली में कौन सा अम्ल है? मेथनोइक, टार्टेरिक, लैक्टिक? तो इमली में आपका टार्टेरिक एसिड जो है वो होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, नींबू का रस में सिट्रिक एसिड, अंगूर में टार्टेरिक एसिड। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या बनेगा? आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। Fe+2HCl, FeCl2+H2 इस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा या सिरका? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा का, क्योंकि ब्लड का pH वैल्यू 7.4 होता है और यही आपका अधिक है। बाकी इसमें 0 से 14 की रेंज आपको देखने को मिलती है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। यहाँ से चैप्टर है अकार्बनिक रसायन। 53 नंबर प्रश्न है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन या ग्रेफाइट? आंसर आपका यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो सही होगा। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है और इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल? आंसर आपका एथेनॉल जो है वो सही होगा। C2H5OH इसका फॉर्मूला है। गेहूं, मक्का, गन्ने, शक्कर आदि से उत्पादित किया जाता है। स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। यूज किया जाता है पीने के लिए शराब के रूप में। मेथेनॉल का जो अणुसूत्र होता है वो CH3OH होता है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक इनमें से कौन सा है? CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का होल ट्वाइस? इस तरीके से ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस। वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है वो कहलाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3। वही आपसे यहाँ पर पूछा गया।
और पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण भी होती है। अगला KMnO4 को लेकर पूछा गया है, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो इनमें से कौन सा है? CH3COOH, C6H8O7, CH3CH2, CH2COOH, इस तरीके से ऑप्शन है C6H8O7, ये आपका यहाँ पर सही होगा। अम्ल जो कि अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है वो है साइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C6H8O7। अगला है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? C या C/2 या C/137, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर C/137 जो है वो सही होगा। अगला है Al2O3.2SiO2.2H2O, इनमें से किसका रासायनिक सूत्र है? मोनोजाइट, चीनी मिट्टी या रेत? ये सूत्र जो है आपका चीनी मिट्टी का है। चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। और चीनी मिट्टी या कैओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुगठित मिट्टी है, प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। रासायनिक संगठन इसका जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट जो है वो होता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर तेल की जो सतह है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है उठेगी, गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? गिरेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और कारण भी दिया गया है कि पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं, फिर भी बर्फ का टुकड़ा जो होता है ठोस अवस्था में मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की सतह ऊपर उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर लेता है और अमिश्रणीय प्रकृति के कारण तेल की सतह का स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक अवस्था सतह को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कार्बनिक रसायन के देखने को मिलेंगे। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक इनमें से कौन सा होता है? पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस या ग्रेफाइट? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। रासायनिक घटक लाल फास्फोरस बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बे पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद जो पोटेशियम क्लोरेट होता है माचिस की तीली में मौजूद होता है, इसके साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उसके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है, माचिस की तीली जल उठती है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका यूज किया जाता है? सफेद नीलम, मोइसाइनाइट, ग्रेफाइट, इस तरीके से ऑप्शन है ग्रेफाइट आपका सही होगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। हीरे का को कृत्रिम रूप से उगाने की HPAHT और CVD दो विधियां भी हैं। दोनों विधियों में एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होता है और उसी से मनाया जाता है। टेम्परेचर भी देख सकते हैं 800 डिग्री सेल्सियस तक इसमें गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम इनमें से क्या है? सफेद व्हाइट लेड, सिंदूर रेड लेड या फिर लिथार्ज, इस तरीके से ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सफेद या व्हाइट लेड आपका सही होगा। सफेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक क्या होता है? सूत्र PbOH का होल ट्वाइस 2PbCO3। सफेद सीसा एक सफेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में अघुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका यूज पेंट में होता है, सफेद रंग द्रव्य के रूप में होता है, जीवाणु रोधक गुण के कारण होता है, सौंदर्य प्रसाधन में भी होता है। हालांकि यह अत्यधिक विषैला होता है, सांस लेने में जोखिम भी पैदा करता है। अगला है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, इस तरीके से ऑप्शन है। 7 से कम आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका है, हल्दी है, खाने वाला सोडा है? तो आंसर यहाँ पर हल्दी जो है वो सही हो जाएगा। अम्ल क्षार संकेतक के रूप में जाना जाता है। बाकी और भी अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचक हैं जिसमें हल्दी के अलावा लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल, ये सब भी देखने को मिलते हैं। अम्लीय विलयन में ये पीली हो जाती है और क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है। कलर भी कई बार पूछ लिया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और ये
जो प्रतिक्रिया है वो कमरे के टेम्परेचर पर होती है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है। अब यहाँ से विविध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा। तो उसका कैलोरी मान यहाँ पर जो है वो सही होगा। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। बाकी कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा का अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो उस ईंधन की दक्षता कहलाता है। धातु निष्कर्षण में किसका यूज किया जाता है, कोक, पेट्रोलियम या कोलतार। तो किसका यूज किया जाता है, कोक का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। बाकी यहाँ पर इसका यूज घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस के रूप में भी कोक के प्रयोग किया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है, यूएए या यू या यूजीसी, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर यूएए होगा, अनुलिपिकरण समापन त्रिक यूएए जो है वो होता है। समाप्ति के लिए कोडन यूएए और यूजीए जो है वो होता है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसकी प्रक्रिया रुक जाती है और इसे हम कहते हैं स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंद बनाकर अनुलिपिकरण के अंत का संकेत भी देता है। अगला एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, फल है, विंटर ग्रीन का तेल है, पेट्रोलियम है। कौन सा सही होगा, तो एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम। और एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय से में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध भी होती है। तो ये आया था क्वेश्चन जूनियर में कि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, तो पेट्रोलियम है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है रंग और संयोजन को लेकर, मेजेंटा, टील, मोव, सियान, हरा नीला, लाल नीला, नीला हरा सफ़ेद, नीला लाल और सफ़ेद, और नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, 2 3 4 एक करके आएगा आंसर। मैजेंटा जो कलर है वो लाल और नीला से बनता है, टील कलर नीला हरा और सफ़ेद से बनता है, मोव कलर नीला लाल और सफ़ेद से बनता है, और सियान कलर हरा और नीला से बनता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो यहाँ पर दो ऑप्शन दो में कॉमन है, यानी बी ऑप्शन आपको हर हाल में पता होना चाहिए था। तो यानी टील कलर या तो मोव कलर में से कोई एक जरूर याद कर लीजिए। टील जो है वो नीला हरा और सफ़ेद से बन रहा है, और जो मोव है वो आपका किससे बन रहा है, नीला लाल और सफ़ेद। तो इनमें से अगर याद करेंगे तो ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है तो आप लगा ले जाएंगे। तो टील, नीला हरा और सफ़ेद। अगला है, इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, उत्प्रेरक, वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, कौन सा सही होगा। आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धीमा जो है वो इनमें से कोई नहीं करता है। मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं, और इन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रिया बदल विधि जो होती है वो बदल जाती है, और धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं, और जिसमें एक से अधिक प्रावस्था में रहते हैं उसे विषमांगी कहते हैं। यानी कोई विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर भी होगा। बिजली का कुचालक कोई भी नहीं है, नमकीन पानी भी नहीं, संतरे का रस भी नहीं, नींबू का रस भी नहीं। ये तीनों के तीनों सुचालक हैं। इन घोलों में अशुद्धियां घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरीके से विद्युत का संचालन करता है। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है, उसके संगठन, उसकी सांद्रता, या विलय की सांद्रता, या विलयन की सांद्रता। आंसर होगा विलयन की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की जो मात्रा है, जो उसमें जो घुली है, उसकी को हम रसायन में विलयन की सांद्रता के नाम से जानते हैं। वही बात यहाँ पर क्लियर की गई। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का यूज किया जाता है, नायलॉन का, टेरिलीन का, ट्वीड का, या केवलर का। आंसर आपका केवलर जो है वो सही होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो फाइबर यूज किया जाता है वो केवलर होता है। ये एक कृत्रिम रेशा होता है, गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः
पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है। इसमें एमाइड समूह के को पैराफेनिलीन समूह द्वारा अलग किया जाता है। तो कैवलर जो है आपका सही होगा। इनमें से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? आइसो, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, कौन सा सही होगा? आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक होता है ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ज़्यादा। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 होती है और एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। और ऑप्शन में एन हेप्टेन था नहीं, इसलिए 0 वाला कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आइसो ऑक्टेन पूछा जाएगा तो उसकी ऑक्टेन संख्या 100 होती है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? सुपोषण, जैव आवर्धन या जैव आवर्धन या जैव संचय? इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। अगला है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन? तो इसे हम जैविक आवर्धन के नाम से जानते हैं। और जो कीटनाशक के अवशेष होते हैं जैसे गैर अपघटनीय पदार्थ, उनको जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। कॉलीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया? आंसर हो जाएगा पहला, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को कॉलीफॉर्म कहते हैं। और हर जगह पाए जाते हैं, जल, भू सतह पर, मिट्टी में, पौधों पर। खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि प्रतिक्रियाशील की बात होती है। क्या कहेंगे आप? कि टिन की तुलना में अधिक जिंक जो होता है वो अधिक प्रतिक्रियाशील है। ये क्वेश्चन हमारा आखिरी था। अब एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे वीडियो को समाप्त करने से पहले। बाकी इसमें भी लिखा है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी रहती है, क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा सभी को पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल से पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हैं। तो हो सकता हो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी कराए उनको याद अवश्य कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो में कमेंट बताइएगा। तो यही था हमारे 16 वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।